Welcome friends, I'm your host from EG Education Chode. Friends, इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर न्यू किंग्स और किंगडम्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, स्टडी के कन्वीनियंस के लिए इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इंडियन हिस्ट्री का जो ओल्डेस्ट पार्ट है उसे एंशिएंट पीरियड, जो लेटेस्ट पार्ट है उसे मॉडर्न पीरियड और जो मिडिल का पार्ट है उसे मेडाइवल पीरियड के नाम से जाना जाता है. फ्रेंड्स, क्लास 7th हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री के मेडाइवल पीरियड को ही कवर किया गया है. मेडाइवल पीरियड को फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अर्ली मेडाइवल पीरियड और लेट मेडाइवल पीरियड. जो अर्ली मेडाइवल पीरियड है वो 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी का इंडियन हिस्ट्री का वो पीरियड है जिस समय के इंडिया पर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से मुस्लिम इन्वेडर्स के लगातार अटैक्स हो रहे थे, लेकिन इंडिया में अभी तक मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश नहीं हुआ था. और 12th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी का जो सेकंड पार्ट है मेडाइवल पीरियड का, ये वो पीरियड है जिस समय इंडिया मुस्लिम रूल के अंडर में था, जिस समय इंडिया में मुस्लिम रूल चल रहा था. फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अर्ली मेडाइवल पीरियड की पॉलिटिकल कंडीशन का मैप है. तो इंडिया में इस टाइम पर छोटे बड़े बहुत सारे किंगडम्स थे, लेकिन जैसा कि इन ब्राउन कलर की फ्लक्चुएटिंग बाउंड्रीज से आपको दिखाया गया है, केवल 3 ही मेजर पावर्स थी. वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में गुर्जर प्रत्याहारास, डेक्कन महाराष्ट्र में राजपूत और ईस्ट यानी बंगाल में पालास. फ्रेंड्स, इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज और सामंता सिस्टम इस पीरियड के स्पेशल फीचर्स हैं. फ्रेंड्स, बिग लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर चीफ्स जो किंग्स के सबऑर्डिनेट्स होते थे और किंग्स के लिए गिफ्ट्स लाते थे, उनके कोर्ट्स को अटेंड करते थे और उन्हें जरूरत पड़ने पर मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, उन्हें सामंतास कहा जाता था. जब ये सामंतास पावर और प्रेस्टीज में ग्रो कर जाते थे तो वो महासामंता और महामंडलेश्वर जैसे टाइटल्स को अडॉप्ट कर लेते थे. फ्रेंड्स, जहां तक इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज का सवाल है तो डेक्कन में राजपूत डायनेस्टी का इमर्जेंस इस पीरियड में एक क्लासिकल एग्जाम्पल है. फ्रेंड्स, बिगनिंग में यानी शुरुआत में राजपूत कर्नाटक के चालुक्यास के सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, लेकिन 8th सेंचुरी एडी में राष्ट्रकूटा चीफ दंती दुर्गा ने अपनी पावर और प्रेस्टीज को इतना बढ़ाया कि वो चालुक्यास से इंडिपेंडेंट हो गए. दंती दुर्गा ने क्षत्रिय स्टेटस पाने के लिए हिरण्यगर्भा सेरेमनी परफॉर्म की. हिरण्यगर्भा सेरेमनी में किसी भी इंडिविजुअल को जो बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं होता था, एक गोल्डन काव के वूम यानी पेट से पास कराया जाता था, गुजारा जाता था और इसके बाद ये मान लिया जाता था कि वो अब क्षत्रिय स्टेटस एक्वायर कर चुका है. हिरण्यगर्भा सेरेमनी के अलावा जो लोग इंटरप्राइजिंग थे वो अपनी मिलिट्री स्किल्स के दम पर भी क्षत्रिय स्टेटस और किंगडम्स क्रिएट कर पाए. एग्जाम्पल के लिए मयूर सरमन कदम्बा और हरिश्चंद्र गुर्जर प्रत्याहारास 2 इसी तरह के इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने बाय बर्थ ब्राह्मण होते हुए भी रूलिंग डायनेस्टीज को एस्टैब्लिश किया. फ्रेंड्स, इस पीरियड में किंग्स वैसे तो महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती जिस तरह के हाई साउंडिंग टाइटल्स को रखते थे, लेकिन उन्हें रियलिटी में अपनी पावर पीसांट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के एसोसिएशंस के साथ में शेयर करनी पड़ती थी. फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए रेवेन्यू रिसोर्सेस पहली जरूरत होते हैं. तो इस पीरियड में भी स्टेट पीसांट, कैटल कीपर और आर्टिजन्स जैसे प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूस से एक पार्ट एज ए रेंट वसूल कर लेता था और जो ट्रेडर्स से टैक्स लिया जाता था उसे रेवेन्यू कहते थे. इस तरह से कलेक्ट किए गए रिसोर्सेस, इस तरह से कलेक्ट किए गए रेवेन्यू से किंग के एस्टैब्लिशमेंट का एक्सपेंस
नए फोर्ट्स और टेम्पल्स को कंस्ट्रक्शन करने का एक्सपेंस और वार्स को फाइट करने के एक्सपेंस में यूज किया जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के पर्सन्स को रिक्रूट किया जाता था और ये पोजीशन अक्सर हेरिडिटरी होती थी। इसका मतलब फादर के बाद सन उस पोस्ट को एक्वायर कर लेता था। फ्रेंड्स, इस पीरियड में लर्नेड ब्राह्मण्स किंग्स की प्रेज में, उनकी तारीफ में पोइम्स कंपोज किया करते थे और इन पोइम्स में किंग्स को वैलिएंट विक्ट्रियस वॉरियर्स के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता था। इन पोइम्स को प्रशस्तिस कहा गया है। राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर की रूलिंग हिस्ट्री को कवर करती है, और पोइट कल्हन ने जिसे एक लॉन्ग संस्कृत पोइम के रूप में लिखा है, प्रशस्ति का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, प्रशस्ति लिखने के बदले में किंग्स ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देते थे, जिनको के अक्सर कॉपर प्लेट्स के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था। यहां पर कॉपर प्लेट पर रिकॉर्ड की हुई प्रशस्ति या लैंड ग्रांट का एक इमेज है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पीरियड में वेल्थ के पीछे बहुत सारे वार्स होते थे, जिनमें कि इंडियन पावर्स के बीच में ट्राई पार्टी स्ट्रगल और मुस्लिम इन्वेडर्स के इंडिया पर अटैक मेनली हैं। फ्रेंड्स, इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट पावर्स यानी गुर्जर पृथ्वीराज, राजपूत और पालाज के बीच में 8th सेंचुरी में कन्नौज के कंट्रोल को लेकर एक लॉन्ग स्ट्रगल हुआ, जिसे हम ट्राई पार्टी स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मोहम्मद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी इंडिया पर अटैक करने वाले 2 मेन मुस्लिम इन्वेडर्स थे। महमूद ऑफ गजनी, जिसने कि 997 से लेके 1030 तक गजनी पर रूल किया, इंडिया को 17 टाइम्स अटैक किया और उसकी जो सबसे फेमस रेड है वो है उसकी सोमनाथ टेम्पल पर प्लंडरिंग रेड, जिसमें उसने सोमनाथ टेम्पल की सारी वेल्थ के साथ साथ उसकी मूर्ति को भी अपने साथ गजनी वो लेके गया। मोहम्मद गौरी ने 1991 में इंडिया पर अटैक किया। उस समय नॉर्दर्न इंडिया में पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहा था और उसने तराई के मैदान में मोहम्मद गौरी को फेस किया। इस बैटल में, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी अगले ही साल यानी 1992 में एक बेटर प्रिपरेशन के साथ में फिर से उसी मैदान में पृथ्वीराज चौहान से आके भिड़ा और इस सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में उसने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करके इंडिया में मुस्लिम रूल की नींव डाल दी, मुस्लिम रूल को का फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर दिया। फ्रेंड्स, इसी पीरियड में साउथ इंडिया में भी एक काफी बड़ा एम्पायर इमर्ज हुआ, जिसे हम चोला एम्पायर के नाम से जानते हैं। चोला एम्पायर की शुरुआत, चोला एम्पायर का फाउंडेशन एंशिएंट लाइन के एक विजयालया नाम के चोला चीफ ने किया। उसने कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया और वहां पर तंजौर सिटी को बसाया, जिसे के बाद में चोला कैपिटल भी बनाया गया। 985 एडी में चोला थ्रोन पे आने वाला राजा वन इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था। उसके टाइम में चोला एम्पायर अपनी लिमिट्स पे पहुंच चुका था और इस टाइम के चोला एम्पायर में आज का तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सर्दर्न एरियाज शामिल थे। फ्रेंड्स, राजराजा वन के बाद आने वाला राजेंद्र वन, जो राजराजा वन का सन और सक्सेसर था, उसने भी अपने फादर की मिलिट्री एग्रेसिव पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। उसने गंगा वैली को रेड किया और इंडिया के बाहर श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में मिलिट्री विक्ट्रीज को अचीव किया। गंगा वैली को रेड करने के बाद राजेंद्र वन ने अपना नाम गंगईकोंडा रखा। इसका मतलब है गंगा को सेक करने वाला, गंगा को तोड़ने वाला, गंगा को रेड करने वाला। और इसी नाम के ऊपर उसने एक गंगईकोंडा चोलपुरम नाम का सिटी बसाया और वहां पर इसी नाम से एक टेंपल भी कंस्ट्रक्ट कराया। फ्रेंड्स, वैसे तो इस पीरियड में टेंपल्स किसी भी एम्पायर या किंगडम की पावर और रिसोर्सेस के सिंबल हुआ करते थे, लेकिन चोला एम्पायर में टेंपल्स का अपना एक अलग ही स्पेशल स्टेटस था। टेंपल्स प्लेस ऑफ वर्शिप होने के साथ साथ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज के हब हुआ करते थे। यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट्स को पैटर्नाइज दी जाती थी, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था और बहुत सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जाता था। ब्रॉन्ज इमेज मेकिंग क्राफ्ट भी चोला टेम्पल से ही एसोसिएटेड है। ऐसा बताया जाता है कि इस टाइम पर बनी हुई चोला ब्रॉन्ज की इमेजेस, चोला की ब्रॉन्ज इमेजेस वर्ल्ड के फाइनेस्ट क्राफ्ट्स में काउंट की जाती हैं। फ्रेंड्स, चोला एम्पायर की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में कावेरी डेल्टा के अंदर जो न्यू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कावेरी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स को एम्बैंकमेंट बनाए गए जिससे कि फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सके और इरिगेशन के लिए कनाल्स, वेल्स और टैंक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। फ्रेंड्स, विलेज लेवल पर उर और सभा जैसी विलेज काउंसिल्स और विलेजेस से ऊपर नाडोस जस्टिस और रेवेन्यू कलेक्शन जैसे बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वेलेंस यानी रिच पीसर्स नाडोस के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में अच्छा खासा कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे। फ्रेंड्स, सभा जो कि ब्रह्मदेया विलेज की विलेज काउंसिल थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल कही जा सकती है। सभा वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को हैंडल करने के लिए कई कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट करती थी, जिसमें कि 10 कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस कमेटी के जो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही स्ट्रिक्ट था। तमिलनाडु के चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट के उत्तर मेरूर टेंपल के अंदर एक प्लेट पर 10 कमेटी के कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी कंडीशंस की एक लॉन्ग लिस्ट मिली है। इस लिस्ट को देखने से लगता है कि इस टाइम की कमेटीज का सिलेक्शन ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी में मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के सिलेक्शन प्रोसीजर से भी कहीं आगे था। फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो और इस चैप्टर यानी न्यू किंग्स और किंगडम्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है और लगता है कि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारी और दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। थैंक यू।